हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बेटी हैं बहुत दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कुछ बहुत ही एक सीरियस डिजीज़ है जिसको स्टीवन जॉनसन के नाम से जाना जाता है, वो उनको हो गई है। तो ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है हर जातक को जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, उसको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आज बात करने जा रहे हैं कुछ तुला राशि के बारे में आपको मैं कुछ खास बात बताऊंगा। प्लस जिन लोगों का विवाह होता है और विवाह के समय कोई इंसिडेंट हो जाना, या आपके विवाह पे झगड़ा हो गया, या आपके विवाह के समय में बारिश आ गई, या आप बारात लेके जा रहे हैं, रास्ते में कोई हादसा हो जाता है, या गाड़ी खराब हो जाती है, या किसी भी तरह की कोई इंसिडेंट जो होता है शादी पे हो जाता है, वो कैसे पता चलता है। अच्छे से विवाह चल रहा है, पता चलता है कि विवाह के समय में कोई किसी तरह की कोई चोरी हो गई, कोई बैग चुरा के ले गया, या कोई ऐसा जो आपका महत्वपूर्ण गहना होता है वो गुम जाता है। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं जो कुंडली देखकर पता चल सकती हैं दोस्तों। अगर आपको नाड़ी ज्योतिष की बहुत अच्छे से जानकारी है और जहाँ से भी आप नाड़ी ज्योतिष सीखते हैं, अगर वो पूर्ण रूप से आपको सही टेक्निक्स बताते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुंडली देखकर पता चल जाती है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम आपको अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी आज मैंने चेष्टा करी है कि एक वीडियो बना लेता हूँ। तो पहले बात करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की स्तुति कर लेते हैं और आशा करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे गणेश जी। और भगवान शनिदेव से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। देखिए, जब आप राशियों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी फलित जो हैं राशियों से भी निकल कर आ सकते हैं। उनमें से एक फलित मैं आपको बताने जा रहा हूं। तुला राशि नंबर 7। लिब्रा। देखिए, जब आप उसका साइन देखते हैं तो तुला राशि का मतलब होता है कि तराजू, यानी हर चीज़ जो है वो बैलेंस तरीके से आपके जीवन में चलनी चाहिए। तराजू का मतलब ही क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ उसमें तोलते हैं तो वो बैलेंस करता है। एक तरफ वेट डाल देते हैं, एक तरफ सामान डाल देते हैं, तो जैसे ही वो बैलेंस होता है तो वो 0-0 पे जो उसका कांटा, जो सुई होती है, वो आ जाती है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष में एक बहुत ही विचित्र टेक्निक है दोस्तों। 7 नंबर राशि को इम्बैलेंस माना जाता है। यानी इम्बैलेंस का मतलब होता है कि सही ढंग से जीवन नहीं चलता है। और ये इफ़ेक्ट कहाँ आता है? जहाँ भी आपके कुंडली में 7 नंबर राशि होगी। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी के 7 नंबर राशि 10वें घर में है, तो क्या होगा? आपके कर्म स्थान में आप जॉब करते हैं तो जॉब के स्थान में या जॉब को लेकर हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहेगा। इम्बैलेंस जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से नाड़ी की जो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अगर आप ध्यान से राशियों में जाएंगे, राशियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी बहुत से फलित जो है निकल कर आते हैं। किसी की तुला राशि दूसरे भाव में है तो यहाँ भावों को भी आपको साथ में लेना पड़ता है। दूसरा भाव क्या है? धन का भाव है। अभी मैं यहाँ पे ग्रह नहीं ले रहा हूँ कोई भी, सिर्फ एक साधारण फलित जो राशियों से कर सकते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, ग्रहों को भी बाद में हम जोड़ सकते हैं। किस ग्रह का क्या कारकत्व होता है, कौन से ग्रह उस पर दृष्टि डालते हैं, ये सब भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन ये एक साधारण फलित है। कुंडली देख के आप बोलेंगे तो वो जो व्यक्ति होगा कभी भी आपको उस चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। अब दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपका कुटुंब है। दूसरा भाव जो है आपका बोलने का है।
यश जहाँ से देखते हैं आप, पैसा जहाँ से देखते हैं, किसी चीज़ की प्राप्ति, किसी चीज़ को पाना भी दूसरे भाव को कहा जाता है। हर ग्रह से जो दूसरा भाव होता है किसी चीज़ की प्राप्ति का भाव होता है दोस्तों। जैसे लगन का ये दूसरा भाव है, तो लगन को उस चीज़ की प्राप्ति होती है, यानी जातक स्वयं उस चीज़ की उसको प्राप्ति होती है, खाने की प्राप्ति होती है, पैसे की प्राप्ति होती है। तो हर ग्रह से जो दूसरा भाव होगा वो कुछ ना कुछ उसकी प्राप्ति को दर्शाता है दोस्तों। तो एक चीज़ यहाँ पे ले लेते हैं, पैसे की बात कर लेते हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सबको पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपके दूसरे भाव में तुला राशि है तो आपको धन को लेकर जीवन में बहुत इम्बैलेंस रहने वाला है। कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, अचानक से कुछ फेरबदल हो जाएगा, उतार चढ़ाव आ जाएगा। तो इस तरह से हर भाव में जहाँ जहाँ पे तुला राशि रहेगी आप फलित कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि उन भावों के जो कारकत्व होंगे उनमें हमेशा किसी ना किसी तरह का इम्बैलेंस रहने वाला है दोस्तों। तो ये तुला राशि के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। बेसिक टेक्निक मैंने आपको बता दी है, इसको अपने आप हर लगन पे लगा के देखें, अपनी अपनी कुंडलियों पे चेक करें कि आपकी कुंडली में 7 नंबर कहाँ पे आता है, कैसा उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो ये प्रैक्टिस करने से, जो नाड़ी ज्योतिष है प्रैक्टिस करने से ही आती है। रोज़ आप 1-2 कुंडलियाँ देखिए, उन पे नोट्स बनाइए, उनको प्रैक्टिस करिए। आपके जीवन में जो जो घटनाएं घट रही हैं डेली उनको आप नोट करिए, फिर मैच करने की कोशिश करिए कि आज क्या ट्रांजिट था, क्यों ऐसा हुआ, ग्रहों के कारकत्वों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर ये सब चीज़ें आप डेली करते जाएंगे तो नाड़ी ज्योतिष धीरे 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 बहुत सटीक प्रेडिक्शंस जो है वो देना शुरू कर देती है दोस्तों। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, विवाह। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। जब आपका विवाह होता है तो विवाह का जो मुख्य भाव है ये 7वां भाव है। ये वाला भाव जो है विवाह का मुख्य भाव होता है। तो जिस समय आपका विवाह होगा तो उस भाव के जो स्वामी होंगे वो कहीं भी कुंडली में जाके बैठेंगे तो उस भाव को भी वो जागृत कर देते हैं दोस्तों। इसको उदाहरण से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी की तुला राशि है, यहाँ पे तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र देव, जो आपकी कुंडली में सप्तमेश बनने वाले हैं, विवाह के कारक ग्रह बनने वाले हैं, विवाह करवाने वाले ग्रह बनने वाले हैं, और आपका विवाह हो जाता है। और मान लीजिए अगर कुंडली में शुक्र देव यहाँ जाके विराजमान होते हैं और यहाँ पे आ जाएगी 9 नंबर राशि। तो यहाँ देखिए आपको भावों को भी लेना है, राशियों को भी लेना है, दोनों को मिलाकर फलित होगा। और इस पे जो ग्रह दृष्टि डालेगा उसका भी प्रभाव जो है यहाँ पे पड़ने वाला है। अब जैसे ही आपका विवाह होता है, ये घर तो जागृत होगा ही होगा, विवाह के स्वामी जहाँ बैठे हैं 9वें भाव में, तो वो भी जागृत हो जाएगा। अब नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से इसको देख रहे हैं। शुक्र देव क्या है? शुक्र देव धन के कारक है, पैसे के कारक है। 9वां भाव क्या है? आपके पिता का है। हालांकि 10वां भाव भी पिता का लिया जाता है, 9वां भाव भी पिता का लिया जाता है। तो यहाँ 9वां भाव पिता का ले लेते हैं नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से। तो पिता के लिए धन प्राप्ति हो सकती है आपके विवाह के बाद। क्यों? क्योंकि सप्तमेश 9वें भाव में चला गया, विवाह का घर भी उसने एक्टिवेट किया, और 9वां भाव जो आपका भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, इसको भी एक्टिवेट किया। और ग्रह कौन से हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव धन देते हैं, और शुक्रदेव क्या होते हैं? स्त्री ग्रह होते हैं, फीमेल ग्रह जिसको माना जाता है। तो आपके पिता की तरफ से जो स्त्रियां होंगी उनको किसी तरह का लाभ हो सकता है। और शुक्रदेव जो हैं यहाँ पे धनु राशि में है, तो लंबी यात्रा हो सकती है,
क्योंकि आप जैसे ही आपका विवाह होता है ये भाव भी जागृत हो गया, तो ये भाव दर्शाता है लंबी यात्रा को, क्योंकि धनु राशि भी यहाँ पे आ रही है। उस यात्रा में कुछ धार्मिक स्थलों पे भी आप जा सकते हैं। अब शुक्रदेव जिस देवी या देवता को दर्शाएंगे उनके दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। शुक्रदेव जो हैं माँ गौरी माँ को दर्शाते हैं, तो हो सकता है आप इस तरह की कोई यात्रा कर सकते हैं। वैष्णो देवी जा सकते हैं, इस तरह की कोई भी यात्रा हो सकती है। या आप फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं विवाह के तुरंत बाद, क्योंकि सप्तमेश नवम भाव में चले गए, तो विवाह के बाद आप विदेश घूमने जा सकते हैं। क्योंकि शुक्र जो एक लग्जरी वाला प्लैनेट है, मौज मस्ती वाला प्लैनेट है, तो ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होगी देखने में। तो ये सारे जो फलित हैं यहाँ से निकल कर आते हैं। बहुत ध्यान से आपको कुंडली का जो अध्ययन करना पड़ता है, बहुत डीप चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। हर ग्रह के कारकत्व भी आपको साथ साथ याद करने पड़ेंगे। हर ग्रह अपने कारकत्वों के अनुसार फल देता है। मेलेफिक ग्रह होंगे तो खराब फल, बेनेफिक यानी शुभ ग्रह होंगे तो शुभ फल, जिस राशि में होंगे उसके अनुसार फल, जिस भाव में जाएंगे उसके अनुसार फल। तो ये बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। डेली जब आप प्रैक्टिस करें, 2-3 कुंडलियाँ आप रोज़ देखें और उन पे अपने नोट्स बनाएं। जिनकी भी वो कुंडली हो उनसे उनकी इवेंट्स पूछें कि क्या इस समय में ऐसा हुआ था, इस समय में ऐसा हुआ था। फिर उसको मैच करने की कोशिश करें। अगर आप वैदिक पढ़ते हैं, वैदिक अगर आपको आती है तो दशाओं को मैच करने की कोशिश करें, गोचर को मैच करने की कोशिश करें। इससे जो होगा आपका प्रेडिक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। और कुंडली देख के बहुत से मेरे पास व्हाट्सअप आते हैं, बहुत से मेरे पास कॉल्स भी आती हैं कि बहुत अच्छी जगह से उन्होंने कोर्स तो कर लिया है, लेकिन जैसे ही वो कुंडली देखते हैं उनको मालूम ही नहीं चलता है कि क्या फल किसमें करना है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए सप्तम भाव में किसी के कर्क राशि है। अब इस व्यक्ति का विवाह हो जाता है, ये मेल चार्ट मान लेते हैं, किसी पुरुष की कुंडली है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि विवाह हो गया तो ये भाव जो है वो जागृत हो जाएगा। इसके साथ साथ कौन सा भाव जागृत होगा, जहाँ पे सप्तमेश बैठे होंगे। हो सकता है सप्तमेश सप्तम में भी हो तो भी 7वां घर जागृत होगा, लेकिन उस भाव पर जो ग्रह दृष्टि डालेगा उसके अनुसार फिर फल जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए सप्तमेश चंद्रमा बनेंगे, और उदाहरण के लिए ले लेते हैं चंद्रमा यहाँ पे है और इसके साथ विराजमान है राहु देव। तो अब देखिए जैसे ही विवाह होता है तो ये भाव भी विवाह के साथ साथ एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। अब ये कुंडली आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर रूप से पता चलती है। वो क्या है, विवाह यहाँ से होता है, सप्तमेश एक्टिवेट हो गया और सप्तमेश बैठा है 12वें भाव में राहु के साथ में। राहुदेव क्या है, राहुदेव माया है दोस्तों। राहुदेव धुआं है, इल्यूजन, जो दिखता है वो होता नहीं है। राहुदेव किसी तरह की प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। तो 100% यहाँ पे आप ये फलित कर सकते हैं कि जिस समय आपका विवाह हुआ, विवाह के समय के दौरान ही या विवाह के कुछ समय बाद ही कुछ ऐसी घटना घटी है जो नहीं घटना चाहिए थी। यानी कुछ भी इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है। यानी राहु जो होते हैं कुछ ऐसा करवाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता है। और 12वां घर भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। तो 12वां घर किस चीज़ का माना जाता है, लॉस का, किसी तरह के नुकसान का। और आगे आप जाना चाहते हैं तो चंद्रमा जो है वो माता के कारक भी माने जाते हैं। तो आप यहाँ पे 3, 4, 5 फलित एक साथ कर सकते हैं। क्या विवाह के बाद आपकी माता को किसी तरह का कुछ नुकसान हुआ,
या विवाह के दौरान ही आपकी माता को कुछ नुकसान हुआ, या विवाह के समय या विवाह के कुछ टाइम बाद स्वयं जातक को किसी तरह का कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि राहु देव वहाँ बैठे हैं। तो किसी तरह का कोई अननेचुरल इंसिडेंट होना, किसी तरह की कोई बाधा आना, या विवाह का जो माहौल चल रहा होता है, खुशी का माहौल जो घर में चल रहा होता है, उसमें किसी तरह की रुकावट, प्रॉब्लम आना, ये राहु देव इंडिकेट करते हैं। और 12वां घर यहाँ पे आता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि विवाह के बाद आप विदेश भी घूमने जा सकते हैं। चंद्रमा धनु राशि में है, जो लंबी यात्राओं को दर्शाता है। नवम भाव जो काल पुरुष की कुंडली में है, उसको दर्शाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर आप आराम से देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं, नाड़ी ज्योतिष से बहुत सी चीज़ें जो हैं देखने में आती हैं, उनके ऊपर आप फलित जो है बहुत आराम से कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग आपको ये बताते होंगे कि जब उनका विवाह हुआ, विवाह के समय में झगड़ा हो गया, कुछ 2-4 आपस में कुछ जो रिश्तेदार होते हैं उनमें किसी तरह से बहस हो जाती है, तू मैमा हो जाती है, या बहुत ज़्यादा जब वो ड्रिंक कर लेते हैं और अपने होश खो बैठते हैं तो आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई के प्लैनेट कौन है? मंगल देव। जी हाँ, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, मंगल देव एक्सप्लोजिव हैं दोस्तों। सूर्य देव और मंगल देव दोनों में ये डिफरेंस होता है कि सूर्य देव एक अग्नि तत्व ग्रह हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं करते हैं, सिर्फ जला सकते हैं आपको। लेकिन मंगल देव की जो अग्नि होती है वो बम की तरह होती है, विस्फोटक, एक्सप्लोजिव, एकदम उनको गुस्सा आएगा और झगड़ा हो जाएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए इसी कुंडली को और आगे थोड़ा सा उदाहरण के पर्पज से लेते हैं। सप्तमेश चंद्र बन जाते हैं यहाँ पे, और मान लीजिए चंद्रदेव को यहाँ पे विराजमान कर देते हैं। अब जैसे ही इनका ये जो जातक हैं, ये किसी की कुंडली नहीं है, सिर्फ उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 7th हाउस एक्टिवेट हुआ और साथ साथ सप्तमेश जहाँ पे भी जाके बैठेंगे ये हाउस भी एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे और इसको थोड़ा सा डीपली आपको बताने जा रहा हूँ। आपको कुंडली में देखना है कि इस सप्तमेश पर कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, मंगल देव कुंडली में यहाँ पे बैठे हैं, तो मंगल देव की चौथी दृष्टि जो है सप्तमेश पर पड़ने वाली है। तो क्या होगा, ये घर भी एक्टिवेट हो गया, ये घर भी एक्टिवेट हुआ, और ये जहाँ मंगल देव बैठे हैं ये यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो मंगल के गुण भी चंद्रमा में आने वाले हैं दोस्तों। मंगल जैसे मैंने आपको पहले बताया लड़ाई झगड़े के कारक हैं, विस्फोटक ग्रह हैं, बहुत जल्दी से इनको उत्तेजना आ जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो अभी हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो ये है कि सप्तमेश जहाँ जाके बैठता है वो भाव एक्टिवेट हो जाता है, जो ग्रह उसको देखते हैं उनके कारकत्व भी सप्तमेश में आ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं जातक को कि जब आपका विवाह हुआ, विवाह के समय में ही या विवाह के कुछ बाद ही आपके घर में किसी तरह का झगड़ा हो गया, या किसी तरह का कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें 2-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं और झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे ये फलित हैं। आप किसी के बारे में भी करेंगे तो वो बिल्कुल भी फलित जो है गलत नहीं होंगे। अब मान लीजिए किसी का 8 नंबर लगन है और मंगल देव यहाँ पे हैं इनके, बाकी ग्रह मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अब विवाह जैसे ही होता है ये भाव एक्टिवेट हो गया, और सप्तमेश जो सप्तम भाव के कारक हैं वो इस भाव में आ गए, तो ये भाव भी एक्टिवेट हो गया, नवम भाव भी एक्टिवेट हो गया। पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि शुक्र देव वहाँ पे आ रहे थे, तो कुछ शुभ चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सप्तमेश
नवम भाव में चले गए, वो भी मंगल देव। तो विवाह के बाद जैसे ही विवाह होता है, लड़ाई झगड़े के जो प्लैनेट हैं मंगल देव, वो पिता के घर में आके बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, शादी के तुरंत बाद या कुछ समय बाद या शादी के दौरान ही पिता से झगड़ा हो सकता है, पत्नी का पिता से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि पत्नी चल के पिता के घर में आ रही है, झगड़ा स्वयं चल के पिता के घर में आ रहा है, तो पिता से झगड़ा हो सकता है। पिता के लिए कुछ मुसीबतें आ सकती हैं आपके विवाह के बाद। ये ज़रूरी नहीं है कि पिता से झगड़ा हो। तो ये अजम्पशंस होती हैं दोस्तों, जब भी आप ज्योतिष करते हैं और आपको कोई कुंडली दिखाने आता है, तो कम से कम आप 7 या 8 चीज़ें उनको अजम्पशंस पे लिख के दीजिए कि क्या ऐसा हुआ। उनमें से फिर उनको आप मौका दीजिए किस किस चीज़ों पर वो टिक मार्क लगाते हैं। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, दशाओं को देखिए या और दूसरे ग्रह हैं वो उस पर किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस तरह के फलित भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर टेक्निक है। हर कुंडली पे इसको आप लगा के देखिए, जितनी भी कुंडलियाँ आपके पास हैं, प्रैक्टिस वाली जो कुंडलियाँ हैं उन पे लगाइए, और जिनकी भी वो कुंडली हो उस जातक से पूछिए कि विवाह के तुरंत बाद या विवाह के समय क्या इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में हुई थी। तो इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मेरी एक वीडियो रह गई थी, 2-3 वीडियोस मेरी इस पर रह गई हैं कि पत्नी की लोकेशन कैसे देखी जाती है, यानी पत्नी के घर के आसपास क्या होगा, ये आपकी कुंडली देख के पता चल सकता है। तो अगली वीडियो जो होगी उसी पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको टिप्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत विस्तार का विषय है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन एक साधारण फलित हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके शुक्रदेव के आगे कौन सा ग्रह है या कौन सा ग्रह वहाँ पे दृष्टि डालता है, तो पत्नी के जो घर होगा उसके आसपास क्या हो सकता है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ, गणेश जी से आराधना करता हूँ और शनिदेव से भी आराधना करता हूँ, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। जय शनिदेव।